तो नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने का सिर्फ एक ही कारण है और वो है अस्तित्व का संकट। बाकी सारी वजह इस अस्तित्व की लड़ाई में शामिल है। आपने सुना होगा कि समंदर में एक बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसे जीने नहीं देती। बस यही डर नीतीश कुमार को भी था। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी धीरे धीरे राजनीति से उनका वजूद खत्म कर देगी। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी उनके घर को तोड़कर अपना घर बड़ा कर रही है और दोस्ती की आड़ में उनकी जड़ें काटने का काम कर रही है, और इसलिए वो बीजेपी से अलग हो गए। राजनीति में आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें कोई नेता एक दौर में तुरुप का इक्का था, लेकिन अब ताश के 52 पत्तों में भी उसकी गिनती नहीं होती। नीतीश कुमार को लग रहा था कि बीजेपी यही हश्र उनका भी करने वाली है, और बस इसी डर से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का फैसला कर लिया। इस राजनीतिक तलाक में नीतीश के सबसे करीबी या कहें सभी सबसे विश्वास पात्र रहे पूर्व आईएएस आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह भी अहम किरदार में है। आरसीपी सिंह वही नेता हैं जिन्हें नीतीश कुमार ने कभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, और वो वर्ष 2021 में केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू के कोटे से इकलौते कैबिनेट मंत्री भी बने थे। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा के लिए एक्सटेंशन नहीं दिया, उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि नीतीश कुमार और जेडीयू का मानना है कि आरसीपी सिंह उनकी पार्टी में रहकर बीजेपी एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। वो जेडीयू की जमीन खोदकर बिहार में बीजेपी की जमीन मजबूत कर रहे थे और संभवतः जेडीयू के नेताओं और उनके वोटरों की बीजेपी में शिफ्टिंग के रचनाकारों में से एक थे। पिछले दिनों जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए, जिसके बाद आरसीपी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। और सूत्र ये भी बताते हैं कि जेडीयू का यह भी दावा है कि उनके हाथ पार्टी तोड़ने की इस साजिश की कुछ फोन टैप रिकॉर्डिंग भी लग चुकी है, और इसी के बाद उसने तय किया कि बीजेपी के साथ सरकार चलाने का कोई औचित्य नहीं है। यानी फोन टैपिंग की बात सामने आती है और इसे तथ्य बनाकर दोस्ती में दरार को और बड़ा करते हुए इस रिश्ते को खत्म किया जाता है। नीतीश कुमार और बीजेपी ने दोस्ती तोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि दोनों ही तरफ से कुछ समय से ऐसे लक्षण दिखाए जा रहे थे कि एक दूसरे को अब बर्दाश्त करना मुश्किल है और एक दिन भी साथ चलना बेहद कठिन है। कभी इसके संकेत नीतीश कुमार ने दिए तो कभी बीजेपी ने दिए। हम आपको इसकी एक टाइमलाइन दिखाते हैं। 17 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई, लेकिन नीतीश कुमार इसमें शामिल नहीं हुए। 22 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह पर एक कार्यक्रम रखा गया था और कई राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, पर नीतीश कुमार नहीं आए। 25 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी नीतीश कुमार नहीं आए, हालांकि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने भी समर्थन दिया था। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में भी नहीं पहुंचे। तो ये दूरियां उस वक्त भी दिखने लगी थी। हालांकि बीजेपी और नीतीश कुमार के संबंधों में दरार भी उसी दिन से पड़ना शुरू हो गई थी जब दोनों के बीच दोस्ती का नया दौर शुरू हुआ था। इसके लक्षण कुछ दिन बाद ही दिखे जब दोनों ने साझा तौर पर वर्ष 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा और अच्छी परफॉर्मेंस भी दी। तनातनी के पहले संकेत ये मिलते हैं कि केंद्र में मंत्री पद जो मिलने वाला था उसको लेकर खींचतान शुरू हो गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार से दोनों पार्टियों के 16-16 सांसद चुने गए थे। जेडीयू चाहती थी कि केंद्र में उसके भी उतने ही मंत्री बने जितने बीजेपी के हैं, लेकिन बीजेपी ने उसे सिर्फ एक मंत्री पद का ऑफर दिया। जेडीयू ने वो एक पद नहीं लिया और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद मंत्री पद पर टकराव था। नीतीश नहीं चाहते थे कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बने और बीजेपी कोटे से बनने वाले मंत्रियों पर भी वो चाहते थे कि उनकी राय ली जाए। दोनों मामलों में बीजेपी के आगे उनकी नहीं चली। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में 5 और मौके आप देखेंगे जब नीतीश कुमार ने बार बार संकेत दिए कि बीजेपी के साथ चलना और उसे फॉलो करना उनकी राजनीतिक मजबूरी नहीं है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार जब ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई तब भी जेडीयू के स्वर में विरोध थे। 3 तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले बिल पर
संसद में वोटिंग हुई तो जेडीयू ने इसका बहिष्कार किया था। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। वर्ष 2018 में जब इस पर अध्यादेश की चर्चा हुई तब भी जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसे किसी भी अध्यादेश का वो विरोध करेगी। वर्ष 2019 में जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति का फैसला लिया गया तब भी जेडीयू की लाइन एनडीए से अलग थी। इसमें भी उसने वोटिंग का बहिष्कार किया। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन जेडीयू ने इस पर खुलकर विरोध दर्ज कराया था और साफ शब्दों में कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकली संभव नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी के कोर एजेंडे का हिस्सा है। नीतीश और उनकी पार्टी ने पिछले कुछ वर्षों में कई बार बयान देकर साफ किया है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं है। यानी ऐसे कई मुद्दे थे जिसमें नीतीश कुमार की राय बीजेपी से बिल्कुल अलग थी। और इसी वर्ष जून में जब केंद्र सरकार सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आई तब भी साफ तौर पर दिखा कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बीजेपी जेडीयू का इस रिश्ते में दम घुट रहा है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार के कई हिस्सों में हिंसा हुई। बीजेपी ने जेडीयू पर इस हिंसा को शह देने का आरोप लगाया और कहा कि हिंसा से जानबूझकर सख्ती से नहीं निपटा जा रहा है क्योंकि इसके टारगेट पर बीजेपी है। बीजेपी ने यहां तक कहा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इशारा सीधे नीतीश कुमार पर था क्योंकि मुख्यमंत्री होने के साथ गृह विभाग भी उनके पास ही था। अब आपको हम नीतीश कुमार का एक पोस्टर दिखाते हैं। ये पोस्टर आज हर जगह छाया हुआ है। नीतीश कुमार ने आज जब राजनीतिक रिश्ते बदले तो बिहार में उनके नए पोस्टर लगा दिए गए, नीतीश सबके साथ हैं, यानी नीतीश सबके हैं। इस पोस्टर में लिखा है नीतीश कुमार सबके हैं। नीतीश कुमार की बीते 3 दशकों की राजनीति में सबके की परिभाषा थोड़ी अलग है। तो क्या यह परिभाषा सत्ता में रहने के लिए गढ़ी गई है? किसी पार्टी को छोड़ने या साथ जाने के लिए अक्सर नेता विचारधारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राजनीति में इसे अवसरवाद माना जाता है। बीते 22 वर्षों में नीतीश कुमार अवसरवाद के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं। 22 वर्षों में उन्होंने 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी और कभी कांग्रेस भी उनकी मदद में शामिल होते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नीतीश कुमार ने वर्ष 2010, वर्ष 2015 और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकाल पूरा होने से पहले ही अपना गठबंधन बदल लिया, लेकिन मुख्यमंत्री वो बने रहे। नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। सत्ता में कैसे बने रहना है इसके अब वो सबसे बड़े इंजीनियर हैं। वर्ष 1974 में इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वो राजनीति में आए। वर्ष 1985 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने और वर्ष 1990 में बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। इस समय लालू यादव और नीतीश कुमार बेहद करीबी दोस्त थे, लेकिन ये मित्रता ज्यादा लंबी नहीं चली और वर्ष 1994 में नीतीश कुमार ने जनता पार्टी और लालू यादव को छोड़ दिया। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। राजनीति में नीतीश के बदलाव का यह पहला अध्याय था। वर्ष 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो लालू यादव के विरोध में उतरे, लेकिन उन्हें कड़ी शिकस्त मिली। लालू यादव पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1995 की हार से निराश नीतीश कुमार ने वर्ष 1996 में बीजेपी के साथ पहली बार गठबंधन किया। बीजेपी और समता पार्टी का यह गठबंधन 17 साल तक लगातार चला। वर्ष 2000 में नीतीश कुमार पहली बार बीजेपी की मदद से मुख्यमंत्री बने, लेकिन बहुमत नहीं होने की वजह से केवल 7 दिन में तब सरकार गिर गई। वर्ष 2003 में समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन गई और वर्ष 2005 में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा और इस गठबंधन को शानदार जीत हासिल हुई। उस समय नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और वर्ष 2010 में फिर से बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन ने चुनाव जीता और एक बार फिर वो मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2013 में बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को
पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने तब 17 साल पुराने इस गठबंधन को तोड़ दिया और वर्ष 1994 के बाद पहली बार लालू यादव और नीतीश कुमार साथ आ गए। आरजेडी के सहयोग से नीतीश मुख्यमंत्री पद बचाने में कामयाब रहे और वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की शानदार जीत हुई और जेडीयू की बड़ी हार हुई। इससे निराश होकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन केवल 9 महीने बाद फरवरी 2015 में मांझी को हटाकर वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जीतन राम मांझी ने जेडीयू छोड़ दी और नई पार्टी बनाई। इसके बाद वर्ष 2015 में लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर चुनाव लड़ा। इस दोस्ती को महागठबंधन का नाम दिया गया। इसमें कांग्रेस भी शामिल थी। महागठबंधन चुनाव जीता और फिर से नीतीश मुख्यमंत्री बने। आरजेडी के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए, लेकिन 20 महीने के बाद ये गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर फिर से वर्ष 2017 में बीजेपी के साथ अपनी सरकार बनाई। वर्ष 2020 में बीजेपी और जेडीयू ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। जेडीयू को बीजेपी के मुकाबले कम सीटें आई, लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने और फिर से बीजेपी का साथ छोड़कर नीतीश आरजेडी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में है। कल शपथ ग्रहण समारोह है, 2 बजे का कार्यक्रम भी तय कर लिया गया है। वैसे सत्ता के लिए नीतीश कुमार के अवसरवाद को आपने देखा। नीतीश कुमार समय समय पर अपने सबसे खास सहयोगियों का भी इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु थे। नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर बड़ा बनाने में जॉर्ज फर्नांडिस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। जेडीयू की स्थापना करने वाले नेताओं में सबसे वरिष्ठ जॉर्ज फर्नांडिस ही थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों के संबंधों में दरार आने लगी और वर्ष 2009 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से जॉर्ज फर्नांडिस निर्दलीय चुनाव लड़े, जबकि कैप्टन जय नारायण निषाद को जेडीयू ने टिकट दिया। निषाद चुनाव जीत गए और जॉर्ज फर्नांडिस को कड़ी शिकस्त मिली। इससे पहले वर्ष 2004 में इसी सीट से जॉर्ज फर्नांडिस जेडीयू के टिकट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। जेडीयू की स्थापना करने वाले दूसरे बड़े नेता शरद यादव हैं, लेकिन वर्ष 2017 में नीतीश कुमार ने जब आरजेडी को छोड़कर फिर से बीजेपी से गठबंधन किया तो इस मुद्दे पर शरद यादव और नीतीश कुमार में मतभेद हुआ। इसके बाद शरद यादव ने जेडीयू छोड़ दी थी। बीजेपी और नीतीश के बीच अभी जो विवाद हो रहा है, इसके केंद्र में आरसीपी सिंह को भी बड़ी वजह माना जा रहा है। आरसीपी सिंह एक समय नीतीश कुमार के सबसे करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि अब आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है, यानी उनके रास्ते अब अलग हो चुके हैं। वैसे जब राजनीति में कोई यूटर्न लेता है तो सच का आईना देखना जरूरी होता है। आज ऐसा ही आईना हमने तैयार किया है, जो आपको भारत की राजनीति और हमारे देश के नेताओं का असली चरित्र आपको बताएगा। शासन का नेतृत्व करना, देश का नेतृत्व करना, आम जन का नेतृत्व करना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सफल वही व्यक्ति होता है जो फ्रंट से लीड करता है, और इस मामले में माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी फ्रंट से लीड करते हैं। हम लोग को सांसद भी रहे तो देखते रहे, कई प्रधानमंत्रियों को भी देखा कि फ्रंट से लीड नहीं करते। प्रधानमंत्री तो कहीं जाएंगे, लेकिन कई लोगों को देखा। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी, तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस सर, क्या परेशानी थी? अब तो बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। लालू जी
के साथ नीतीश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे कि नहीं करेंगे, एक अटकलें लगाई जा रही थी। आज सभी अटकलों पर विराम लग गया है। लालू यादव भी जा रहे हैं सर। जाए ना भाई, सबको है अपना जाने का, उसमें हम लोग को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना। बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लोर करो। जब एक्सप्लोर नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। तो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग अब सोच कर लीजिए भाई, एक पार्टी, अब 2 पार्टी, एक पार्टी, इधर 5 पार्टी, और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। वही